दोस्तों नमस्कार। अ, मोदी जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जो बोला है उसमें एक शब्द, एक लाइन ऐसी थी जिसने बवाल मचा रखा है। उन्होंने कहा कि जनता को कुछ लोग भड़काते हैं, ये दिमागी नक्सल हैं। और इस पर विवाद पैदा हो गया कि उनका इशारा किस तरफ है। क्या वो जैन जी और उस आंदोलन के समर्थन में जो लोग आए उन पर सवाल उठा रहे हैं? आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मामला बहुत विवादित हुआ क्योंकि क्योंकि उन्होंने इस शब्द को नक्सल आंदोलन यानी हथियारी नक्सल से भी जोड़ा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बाकी है, उन्हें अलग करने की जरूरत है। ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है और इस बयान को लेकर देश भर में बड़ा हंगामा है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूसुफ करमानी जी। यूसुफ करमानी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस मुद्दे पर हम उनसे समझेंगे कि आखिर ऐसा बयान मोदी जी को क्यों देना पड़ा। यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है क्यों दिया उन्होंने ऐसा बयान? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी एक माइंडसेट से ग्रस्त है और वो है राहुल गांधी फोबिया, कांग्रेस फोबिया, स्टूडेंट्स फोबिया। अब उनको हर वो शख्स दिमागी नक्सल नज़र आ रहा है जो सरकार के विरोध में खड़ा है। और बहुत आसान सी चीज़ है ये, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिमागी लोगों को, क्योंकि वो तो दिमागी नक्सल हैं। तो बहरहाल आज मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से इस शब्द का इस्तेमाल किया, जो उनके जैसे एक अच्छे ओरेटर, बहुत अच्छा बोलने वाला जिनको बताया जा रहा था, उसके मुंह से अच्छा नहीं लगा। ये कहते हुए ये जुमला उनके मुंह से बहुत घटिया लेवल का, एक जिसे कहते हैं वो जुमला है। लेकिन इसके पीछे जो माइंडसेट काम कर रहा है, जो विचारधारा काम कर रही है, जो जिस तौर पे इस नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 में बहुत ज़ोर-शोर से अर्बन नक्सल वर्ड एक चलाया गया था। और अर्बन नक्सल जो है, वो सबसे पहले इनके एक इनके लिए एक फ़िल्में बनाते हैं, जो कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, इस टाइप की जो फ़िल्में बनाते हैं, उन्होंने इस शब्द को पहली बार बोला और लिखा और कहा कि ये जितने भी एंटी गवर्नमेंट लोग हैं, ये अर्बन नक्सल हैं। जी। इन्होंने उसमें करण थापर जैसे लोगों को, उसमें उन्होंने राजू सरदेसाई जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को रखा बीच इसमें अर्बन नक्सल के खाते में, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक 2016 की स्क्रिप्ट थी, जो उस टाइम लिखी गई और देश में उसका नैरेटिव चलाया गया, प्रचार किया गया। लेकिन 2016 और 2026 में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर क्या हुआ है कि 2026 में जब इन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, दिमागी नक्सल, तो इसके पीछे सोच वही है जो उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था। तो अब अगर अर्बन नक्सल दोहराते, तो चूंकि भारत ने और पूरी दुनिया में तमाम विचारकों ने इस जुमले को ही रिजेक्ट कर दिया और ये जुमला बहुत दिन सरवाइव नहीं कर पाया। यानी जो शहरों में जो आईटी सेक्टर के लड़के थे, उनके मुंह से मैंने सुना कि क्या हम लोग अर्बन नक्सल हैं अगर हम पानी की मांग कर रहे हैं, अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के पार्क को सुधारा जाए, क्या हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें सुधारी जाएं, तो क्या हम अर्बन नक्सल हैं? तो ये इनको पता चल गया इस शब्द ये शब्द भारत के जनमानस से खारिज कर दिया है। तो इस बार लाल किले की प्राचीर से इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान का डर नहीं दिखाया या पाकिस्तान को नहीं धमकाया, बल्कि एक नया शब्द लेके आए, दिमागी नक्सल। और इसके ज़रिए वही नैरेटिव गढ़ा जाएगा जो अर्बन नक्सल के ज़रिए गढ़ा जाना है। मतलब होता है कि एक थकी हुई स्क्रिप्ट, यानी 2016 में जो स्क्रिप्ट मोदी जी ने गढ़ी थी अर्बन नक्सल की, या इनके विचारकों ने, जो इनका जो परिवार है उसने गढ़ी थी अर्बन नक्सल की, आज 2026 में उसी परिवार से जो शब्द आया है, नए हम मतलब जिसे कहते हैं कि नए नक्सल, जो नए किस्म के नक्सल या दिमागी नक्सल जो जिनको कहा जा रहा है, वो विचार पुराना है। नई जो क्या कहते हैं वो शराब वाला जो कहावत है
कि पुरानी बोतल में हाँ। जो नई शराब भर दी है तो वो पेश किया जा रहा है, तो वो चलेगा नहीं। तो सलीम जावेद साहब की बात याद आई कि 2026 में टायर्ड स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। टायर्ड स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी स्क्रिप्ट जो जनता रिजेक्ट कर देगी, जो जनता मानेंगे ही नहीं, जो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। तो इस जुमले को कोई लेने वाला नहीं है। और आपने जैसा कि बताया, देश भर में इस पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। मैंने कई सारे इम्पोर्टेंट लोगों के बयान पढ़े हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी को आखिर क्या हो गया है, ये इतना अच्छा बोलते थे और अब हम लोगों को जो है एक ऐसा नक्सल बता रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है। भाई कम से कम उनको इसकी परिभाषा बतानी चाहिए कि ये जो नक्सल है, नए किस्म का नक्सल, वो कौन है, वो लोग कौन है, इस तरह के नक्सल। उनकी जो उन्होंने डिफिनीशन अर्बन नक्सल की दी थी, तो इस वाले नक्सल की जो मौजूदा दौर के नक्सल हैं उनको बताएं, 2026 के जो नक्सल हैं उनके बारे में बताएं। लेकिन इनके पास सिवाय जुमले उछालने के कोई काम नहीं है। इसको रिजेक्ट कर दिया है पब्लिक ने, आज बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मैं देख रहा हूँ एक्स पर लाखों की संख्या में लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है, जो सवाल पैदा हुआ है और वो सवाल मेरा भी है कि जंतर मंतर पर जो हजारों छात्र तमाम राज्यों से आए थे प्रदर्शन करने, अपनी मांग को लेकर आए थे, क्या वो अब इस तरह के नक्सल कहलाएंगे जिनको मोदी जी कह रहे हैं? दिमागी नक्सल कहलाएंगे वो लोग? ये मोदी से मेरा भी सवाल है, इस देश के असंख्य लोगों का सवाल है कि जंतर मंतर पर जिन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, पैलेट गन की उनको छर्रे मारे गए, उन पे बर्बर लाठीचार्ज हुआ, क्या उनको इस तरह का नक्सलवादी घोषित किया जाएगा कि वो दिमागी नक्सल है? क्या इस देश में जो जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं तमाम जगहों पर, क्या वो दिमागी नक्सल है? इस देश में जो आदिवासी समूह है वो उनका आंदोलन चल रहा है, क्या वो दिमागी नक्सल है? या हमारे जैसे लोग या आप जैसे लोग जो विचारों को गढ़ते हैं, जो विचारों को एक ऐसे रूप में पेश करते हैं आसान भाषा में जिससे लोग समझ पाए कि उनके मुद्दे क्या हैं, तो क्या हम सारे लोग इस तरह के नक्सल हैं जिनको दिमागी नक्सल कहा जाता है? तो इसमें गौर और फिक्र की बात है ये कि देश में तमाम तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको इस तरह का नक्सलवादी घोषित करना कहीं से उचित नहीं है। किरमान जी, मैं एक सवाल पूछूंगा। मुझे पूरी बातचीत में उनके टोन, आपने इशारा भी किया, मैं उनके टोन टेनर को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बयान है। जैसा कि किरमानी जी ने भी कहा कि अर्बन नक्सल ऐसा शब्द था जो मोदी सरकार की तरफ से गढ़ा गया, उनके सपोर्टर की तरफ से गढ़ा गया। और अब अजीबोगरीब मामला यह है कि जैसे ही जैन जी का आंदोलन हुआ, हम देखते हैं गोदी मीडिया के एक बड़े जाने माने एंकर ने इस्तेमाल किया शब्द कि ये अर्बन नक्सल हैं। ये गोदी मीडिया के एक बड़े जबरदस्त एंकर ने किया, जिन पे लगातार आरोप लगता है कि सरकार की लगातार जो है मतलब फेवर करते रहते हैं। मेरा सवाल ये है यूसुफ साहब कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार को एक खींच है कि इस जैन जी के आंदोलन को खड़ा करने के पीछे जो माइंड है, जो सीनियर्स हैं और जो लोग हैं जो किसी तरह चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ें, उन पर सरकार निशाना साधना चाहती है भविष्य में? क्योंकि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये जनता के लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि देखिए इशारे क्या किए गए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को एलियनेट करने की जरूरत है, इन लोगों को अलग थलग करने की जरूरत है। ये बड़ा बयान है, ये बेहद बड़ा बयान है कि इसका मतलब ये कि सरकार कुछ कार्रवाई की सोच रही है, चाहे वो सीधी कार्रवाई ना हो लेकिन अलग स्तर पर हो, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है कि दिमागी नक्सल के नाम पर क्या वो इंटेलिजेंसिया है जो अलग सोचता है, जो सरकार के समर्थन में नहीं है, क्या सरकार उनके खिलाफ कुछ सोच रही है? ये बड़े बड़े सवाल है, सरकार को और मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खींच जैन जी के आंदोलन के बाद आई है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। इससे पहले ये शब्द मर चुका था, जैसा कि किरमानी जी ने कहा। इसको सब ये बताइए, नए परिदृश्य में ऐसा लग रहा है कि सरकार जैन जी या जैन जी के समर्थन में कोई है, उसके लिए कोई कॉइनेज यानी कोई शब्द गढ़ रही है दोबारा से। कुछ आपको ऐसी फीलिंग जा रही है और भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है जो ग्राउंड पर ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल अफसर साहब, आपका बहुत ज़रूरी सवाल था ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जब सुबह होती है
अशोका रोड पर और जो अब इनका कार्यालय दूसरी जगह चला गया है, वो रेलवे स्टेशन जाते हुए आईटीओ से गुजरते हुए, तो जो विशालकाय कई अरब रुपए का जो बीजेपी का दफ्तर है, उसमें रोजाना शब्द ही गढ़े जाते हैं। इनकी शुरुआत सुबह से होती है कि आज हमें क्या जुमले उछालने हैं। इनका आईटी सेल बाकायदा चलता है, उसमें कई सौ लोग काम करते हैं बेचारे दिहाड़ी पे। उनसे हमारी पूरी सहानुभूति है, उन्हें हमें कुछ नहीं कहना है, वो तो नौकरी कर रहे हैं। तो वहाँ पे शब्द ही गढ़े जाते हैं, जुमले उछाले जाते हैं, जुमले तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे नैरेटिव तैयार होता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तमाम राजनीतिक दल इस काम को करते हैं, लेकिन आप ऐसे जुमले उछालें, डर दिखाएं उसकी आड़ में कि साहब ये जो है इस तरह के नक्सल हैं जो इंटेलिजेंसिया में हैं। क्या करण थापर, क्या राजीव सरदेसाई, क्या आशुतोष, क्या प्रताप भानु मेहता जैसे विचारकों को आप इस तरह का नक्सलवादी घोषित करके उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो क्या इस देश की जनता चुप रहेगी? क्या इस देश के तमाम जो जेनजी हैं, जेन अल्फा हैं, वो चुप रहेंगे? मुझे नहीं लगता। अब समय वो, मैंने आपके प्रोग्राम में 2 दिन पहले भी कहा था कि जो डर जी है जी वो खत्म हो चुका है, और वो डर जो जी है खत्म होने की वजह से अब ये डरे हुए जी हैं कि ऐसा क्या नैरेटिव चलाया जाए, ऐसा क्या नया शब्द गढ़ा जाए अर्बन नक्सल की जगह, जी जिससे जी हम आम लोगों को बेवकूफ बना सके कि साहब देखिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं, वो देश में वातावरण को खराब करना चाहते हैं। तो अगर हमारे जैसे या आप जैसे या तमाम जो मैंने नाम लिए थे, बहुत जो उम्दा किस्म के जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, उनको आप जो है गिरफ्तार कर लेंगे जो इस तरह के नक्सलवाद के नाम पर, तो क्या हो जाएगा उससे? जो डर है वो निकल चुका है, लोग अब चुप नहीं रहेंगे। आप कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी आंदोलन रुकने वाला है। अभी मैंने अल्फा जेड का जिक्र किया, अल्फा जेड जो है वो उन्होंने कल लखनऊ में मेन चौराहे पर, बिल्कुल बुद्धेश्वर चौराहे पर उन्होंने प्रदर्शन किया अपने स्कूल की मांगों को बिल्कुल लेकर, और वहाँ एक मंत्री साहब गुजर रहे थे, असीम अरुण, उनको रुकना पड़ा और उन्होंने समझाया कि साहब हम जो है आपकी बात मानेंगे, आपकी मांगे पूरी कराएंगे। तो देश में जहाँ ये माहौल हो, शहर 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 में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन हुआ था कि पूरे देश में महिलाएं खड़ी हो गई थी शाहीन बाग आंदोलन के तहत, वैसे ही जी वैसे ही जो है माहौल अब बन चुका है। लोग अब चुप नहीं रहेंगे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी मांगों को जी लेकर आगे आएंगे। आप उन्हें जी लाख जो है वो दिमागी नक्सल घोषित जी करते रहें, आप उन्हें अर्बन नक्सल फिर से बताते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कल को ये और भी तमाम जुमले हैं इनके पास जुमलों की जी फैक्ट्री है, जहाँ पे जुमलों का निर्माण होता है, और वहीं पर जो है जी ये जुमला भी गढ़ा गया है कि जी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल जी उसी फैक्ट्री की देन है जहाँ से अर्बन नक्सल जी आया था। और मैंने जी एक जिक्र किया था शुरुआत में आपसे बातचीत शुरू करने पर कि अर्बन नक्सल जो सबसे पहले यूज किया है वो किया है अमिताभ अग्निहोत्री ने, जिसने कश्मीर फाइल बनाई थी, जिसने द केरला स्टोरी बनाई है, तमाम इस तरह के उलूल जी जुलूल फिल्में जी जो है जी उन्होंने बनाई है, जिससे जिससे जी समाज में उन्माद पैदा होता है, जिसमें जिसमें समाज में भाईचारा टूटता है। इस तरह की फिल्मों के जनक हैं वो। और अब तो खैर जी बॉलीवुड में भी इस तरह की जो पर्टिकुलर विचार को प्रभावित जी करती हैं, पर्टिकुलर विचार को फैलाती हैं, जो देश तोड़क जी विचार हैं, जो देश को तोड़ने वाले जी विचार हैं, उस तरह की फिल्में अब बन रही हैं, जिसमें धुरंधर फिल्म का नाम आया है। तो ये सारी जी चीजें वहीं गढ़ी जा रही हैं। दरअसल इनके पास जी फैक्ट्री है, हम लोगों के पास कोई जी फैक्ट्री नहीं है। आप बताइए कि हम किस दिन नया जुमला गढ़ लेते हैं, हम किस दिन नया नैरेटिव देते हैं इस देश में, या राजीव जी सरदेसाई कोई नया नैरेटिव देते हैं, या अ, 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 तमाम नाम किसका किसका लूं, ये लोग क्या कोई नया नैरेटिव गढ़ने के लिए आते हैं? ये लोग अपनी बात रखते हैं, जी ये लोग जनता को सचेत करते हैं, ये लोग बहस करते हैं और बताते हैं कि जो असलियत क्या है, मुद्दों की हकीकत क्या है। तो नहीं, ये सब चीजें जो मैं चल रही मैं हैं। हाँ जी हम्म, जी मैं किरमान जी जी ये बताइए। पूछूंगा, देखिए बात अब बंद नहीं हुई है। मोदी जी जी ने जो बयान दिया है वो लग रहा है कि स्टेज 2 की तैयारी है मोदी सरकार की। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए एक बात अपडेट कर दूं कि जो चर्चा शुरू हुई थी कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया है, उसके बाद संसद का मानसून सत्र पूरी तरह धुल गया। मोदी जी अंतिम दिन 3 मिनट 10 सेकंड के लिए आए, उसके बाद भी लोगों को कहीं यह दिमाग में था कि शायद कुछ सरकार आत्ममंथन करे, शायद जो है थोड़ा अपने पैर खींचे और शायद वो अपनी आक्रामक गतिविधियां बंद करके
सृजन की तरफ बढ़े, डायलॉग की तरफ बढ़े, विपक्ष के साथ, जैन जी के साथ। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो इशारा आज मोदी जी ने अपने भाषण में किया, ये बेहद बेहद चौंकाने वाला है और सबके लिए चिंता पैदा करने वाला है। उन्होंने जो कहा वो बहुत हैरान करने वाला है और सब इसको लेकर कंफ्यूजन में भी हैं और भविष्य के कुछ संकेत भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को एक बार इस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, उनका इस बात से क्या मतलब है कि जो दिमागी नक्सली हैं उन्हें एलियनेट करने की जरूरत है। इस पर वो क्या करना चाहते हैं, इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए और आया नहीं है। आपको लग रहा है कि मनी जी स्टेज 2 की तरफ बढ़ रहा है मामला? क्योंकि स्टेज 1 में जो जैन जी ने आंदोलन किया, सरकार ऐसा लगता है कि वहां गिरी, गिरने के बाद उन्होंने ईगो पे लिया, बदलाव पर नहीं लिया। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि चिंतन जब होना चाहिए तो बदलाव के लिए होना चाहिए। सरकार को इतना अभिमान और घमंड क्यों है? सरकार मिल बैठकर बातचीत क्यों नहीं करना चाहती? जैन जी को अलग कर दिया, उनसे बातचीत बंद कर दिया, वो अपना अलग आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई डायलॉग नहीं रखा उनके साथ। ये बड़ी चिंता वाली बात है। जैन अल्फा हम पूरे देश में देख रहे हैं, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बच्चे हैं हमारे, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम विश्व गुरु होने की बातें करते हैं और हमारे स्कूल इतने बुरे हाल में, रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब चिंता पैदा करते हैं कि हमारे देश का हाल क्या है, शिक्षा का हाल क्या है। तो जब हम बच्चों के उन स्कूलों को देखते हैं और हम जब सदन में सांसद को खरीदे जाते हुए देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और ये हमें शर्मिंदा करता है कि देश कहां पर है। यूसुफ साहब, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सरकार अभी एक्शन शुरू कर सकती है, कुछ और कार्रवाई स्टार्ट कर सकती है। इस बात से तो ऐसे लगता है कि सरकार चुप नहीं है और कोई बड़ा एक्शन ना भी कहूं, प्रत्यक्ष ना भी करूं, तो ये परोक्ष रूप से कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकती है ताकि दबाव बने और जैन जी जैसा आंदोलन वापस ना आए। आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार के सलाहकार गलत हैं। हो सकता है कि मोदी जी का मोटिव अच्छा हो, लेकिन उनके सलाहकार गलत हैं और वो गलत दिशा में इस सरकार को ले जा रहे हैं। आप देखिए, ये जो जुमला है कि जुल्म फिर जुल्म है, वो अगर उसको दबाओगे तो वो और उभरता है। यानी उससे जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी आप जिस पे जुल्म करते हैं वो उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है। तो जितना आप जुल्म करेंगे, रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? कि जुल्म फिर जुल्म है, ठीक है ना? और उसका जितना भी आप जुल्म करेंगे, उसका रेजिस्टेंस, उसको पूरी ताकत के साथ उसका जवाब लोग देते हैं और दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास ने बार बार इन चीज़ों को बताया है कि तानाशाह या कोई भी हिटलर जैसा तानाशाह जुल्म करता है तो उसका जवाब बहुत उससे भी ताज़ा ताकत के रूप में लौट के आता है और उसमें देर लग सकती है, उसमें देर लगती है, लेकिन जवाब जो है ज़रूर आएगा। तो ये कहने का आशय है कुल मिलाकर कि मोदी जी से तो हम क्या ही कहें, एक उम्र दराज व्यक्ति हैं और अ, भारत जो उन्होंने एक मार्गदर्शन मंडल बनाया था जिसके तहत लोग रिटायर हो जाते हैं बीजेपी में, तो उनका भी समय आ गया है। बहरहाल ये उनकी पार्टी का निजी मामला है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, लेकिन ये समय है कि मोदी जी को सचेत हो जाना चाहिए। उनको देश के लोगों के दुख दर्द को, उसके ज़ख्म को सहलाना चाहिए, ना कि उनको आप जो है दिमागी नकल बता के बदनाम करने की कोशिश करें या उसकी आड़ में आप अगर कोई मंसूबा बना रहे हैं नए जुल्म सितम का, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कारगर होगा। इन्होंने देख लिया है, जंतर मंतर एक उसका सबसे सटीक उदाहरण है कि हज़ारों बच्चे आए और उनको जो है दिल्ली पुलिस रोक नहीं पाई। दिल्ली पुलिस की तादाद वहाँ पर आने वाले बच्चों से ज़्यादा थी। 15,000 पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर तैनात किए गए थे और दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि करीब 12,000 बच्चे मौजूद थे। यानी एक बच्चे की रखवाली के लिए 1+ पुलिसकर्मी था और पैलेट गन थी और लाठियाँ थी और इलेक्ट्रिक शॉट गन थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बच्चे रुके नहीं, बच्चे उसी हिसाब से बढ़ते रहे। उसके बाद लोग प्रधानमंत्री निवास तक जाके धरने पे बैठे। तो ये नहीं रुकेगा। अगर एक सशक्त विपक्ष हमारे देश में है तो जाहिर सी बात है कि वो इसका जवाब देगा। वो किसी भी हालत में इस बात को जो मोदी जी ने जुमला गढ़ा है, जुमला पेश किया है कि दिमागी नक्सल, वो पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया है और इसका विरोध करेगा। और हमारे बच्चों को दिमागी नक्सल कहना, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको दिमागी नक्सल कहना, ये बैंकरप्सी के अलावा, जिसे कहते हैं दिवालियापन के अलावा और कुछ नहीं है। ये इस सरकार का दिवालियापन है कि उसको ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसमें वो तमाम पढ़ने लिखने वालों लोगों को जो दिमाग से सोचते हैं उनको दिमागी नक्सल बता रही है। तो ये तैयारी जो भी हो, जो आपने अभी कहा
मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार पूरी तौर से अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आज मोदी जी के भाषण में की एक बहुत खास बात थी, जो मीडिया जी। ने अभी उसको या तो समझा नहीं है या या जो जिन लोगों का बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, बहुत लो लेवल पे जिन्होंने काम किया हो और उन चीज़ों को जानते हो, बहुत निचले स्तर से जर्नलिज्म करके आए हो, मोदी जी ने उसी दौरान कहा कि हमारे देश में सिविल डिफेंस बनाई गई थी और सिविल डिफेंस जो है उस तरह का हम एक सिस्टम वॉलंटियर्स का सिस्टम देंगे देश को और तमाम लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। तो इसको डिकोड करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं इसको डिकोड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा सिविल डिफेंस हर शहर में, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में मौजूद है। जैसा हम जानते हैं कि यूपी के तमाम शहरों में, मुरादाबाद में, बरेली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस में कौन लोग होते हैं? उसमें एनसीसी के लोग होते हैं और शहर के सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जो कोई किसी संकट के आने पर उस शहर में खड़े हो जाते हैं। कोई दंगा फसाद हुआ तुरंत खड़े हो गए, मरहम लेके पहुंच गए और सरकार की जो कोई बात है उसको रखने के लिए पहुंच गए, समझौता कराने के लिए पहुंच गए। तो सिविल डिफेंस के तहत एक बहुत अच्छा काम होता था और ये सिविल डिफेंस 1947 में बनाया गया था। आज उस सिविल डिफेंस को मोदी जी ने जो बात कही है उसमें वॉलंटियर्स के नए तरीके से भर्ती होगी और नया सिविल डिफेंस हमारे सामने आएगा। तो उसका क्या मकसद होगा? ये कहीं ये वॉलंटियर वो लोग तो नहीं है जो दिल्ली पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में जो हमारे बच्चों को मार रहे थे और उनसे बच्चे पूछ रहे थे कि आप कौन हो, आप वर्दी में क्यों नहीं हो, हमारी पिटाई क्यों कर रहे हो। उनको हमने जामिया के आंदोलन में देखा, हमने उनको जेएनयू कैंपस में बच्चों को पीटते हुए देखा। तो वो सिविल ड्रेस में होते हैं गुंडे, जो इन लोगों के पाले हुए गुंडे हैं, वो पुलिस के साथ मिक्सअप होकर बच्चों को पीटते हैं, निहत्थे लोगों को पीटते हैं। तो जब कोई उनसे पूछता है कि भाई आपने पुलिस की वर्दी क्यों नहीं पहनी हुई, तो उसको कोई जवाब नहीं होता उनके पास। तो ये मुद्दा इस बार जंतर मंतर के आंदोलन में भी उठा था कि कुछ गुंडे आए थे जिनके हाथों में लाठियां थी, उन्होंने लड़कियों को और लड़कों को पीटा। उन बच्चों ने जब पूछा कि भाई आप कौन है, आपके पास वर्दी नहीं है, तो उनको और पीटा गया, उनको पकड़ के ले जाया गया। तो कहीं ऐसे वॉलंटियर की भर्ती अब सिविल डिफेंस में तो नहीं होने जा रही है। ये नए तरह का खतरा है, जिस खतरे का आपने इशारा किया है कि जो क्या कहते हैं, आपने क्या वर्ड यूज किया था, प्लान टू या गेम टू या जो भी कह लीजिए उसको, यानी स्टेज टू दूसरे का मामला है दूसरे कि हाँ फर्स्ट स्टेज में तो हाँ आप तो पीछे हट गए। हाँ, लेकिन आप सेकंड स्टेज में अगर सिविल डिफेंस के इस नए रूप के जरिए जो भर्ती किए जाएंगे वॉलंटियर्स, जो आपके लोग होंगे और आपके स्वयं सेवक होंगे आपकी पार्टी के, क्या उनको उनका इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा सिविल डिफेंस में? ये देश को सोचना चाहिए, इस पे इसका विश्लेषण होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार की आखिर तैयारी क्या है। तो अदरवाइज हम लोग एक बहुत बड़े संकट से घिरने जा रहे हैं, एक नए तरह के संकट से घिरने जा रहे हैं। तमाम शहरों में जो भी आंदोलनकारी होंगे, कुछ कोई पूरा शहर आंदोलन करने नहीं निकलता है, कहीं पर 500 लोग होते हैं, कहीं पे 1000 लोग होते हैं, तो इनके लिए सिविल डिफेंस के लोगों को लगा दिया जाएगा जिनके हाथों में लाठियां होंगी और वो पीटेंगे, जबकि सिविल डिफेंस का ये काम नहीं है। सिविल डिफेंस का निर्माण किसी और काम के लिए किया गया था, वो एक सामाजिक कार्यों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल भी बदलने जा रहा है, ऐसी मुझे आशंका है। अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ठोस कि मैं बता सकूं कि सरकार जो है इस तरह करेगी ही। मैं एक डिकोड किया है मैंने इसके, जो आज मोदी जी के भाषण में ये बात शामिल थी। तो कहने का आशय ये है कि सभी लोगों को सचेत होने की जरूरत है, सभी लोगों को इसका विश्लेषण करने की जरूरत है और नजर रखने की जरूरत है कि आपके शहर में ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आप अपने शहर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बताइए, जिससे कि इसका विरोध बड़े पैमाने पर हो सके, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि सरकार का जो स्टैंड है वो हम सबके सामने क्लियर है। सरकार जी जी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटी है और ईगो से पीछे नहीं हटी है। आने वाले जी टाइम में विपक्ष जिस तरह से स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ समय से, आपको लग रहा है कि ये विवाद और स्पाइरल होगा और बड़ा होगा, चीजें और खराब हो सकती हैं अगर सरकार अपना रवैया नरम नहीं करती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, ये अगर ज़ुल्म बढ़ाएँगे, ये अपना जो नैरेटिव है, उस पे आगे बढ़ते रहेंगे, 2 के बजाय स्टेज 3 में भी चले जाएँगे, तो विपक्ष और मजबूत होगा। क्योंकि लोगों को अब आवाज़ चाहिए। अगर किसी शहर का नागरिक है, वो अपनी बात कहने के लिए कहाँ जाएगा? वो विपक्षी दलों के पास ही तो जाएगा। तो बहुत ये जितना ज़ुल्म करेंगे, ये जितना दबाएँगे,
वो चीज़ उतनी ज़्यादा उभरेगी, विपक्ष और ज़्यादा मजबूत होगा। आप देखिए ना कि अभी यूपी चुनाव दूर है, लेकिन वहाँ पर अभी से यूपी चुनाव जीतने के लिए तमाम निशानेबाज जो है वो सामने आ गए हैं और अ, इनको इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यूपी चुनाव हो गया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अभी गढ़ेंगे, तमाम तरह के लोग गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन विपक्ष इसका जवाब देगा। विपक्ष एकजुट होने जा रहा है और हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है, एक होप है। हम लोग होप पे रहें, उम्मीद करते हैं कि विपक्ष जो है और मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा। आज उन्होंने करीबन 75 मिनट का भाषण दिया लाल किले से, और मैं जिस तरह से मैंने डाटा कंपेयर किया, तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से नेहरू जी ने भी भाषण दिया था। और उस भाषण में वो अपने 8-9 मिनट के इस भाषण में करीबन तीसरे या चौथे मिनट में वो बोलते हैं कि देश में एक एक नाराजगी है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा सब मिल बैठ के रहो और इस मामले को आगे मत बढ़ाओ। मैं दूसरा आता हूँ, अटल जी ने 1998 में एक भाषण दिया और उन्होंने ये खड़े होकर कहा कि देखिए, हम सब एक हैं, देश की एकता के लिए हमें सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जरूरत है। आज मैंने 75 मिनट का पूरा मोदी जी का भाषण सुना और मैं सुन के बहुत हैरान था कि सांप्रदायिक सद्भाव जैसे शब्द का उन्होंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। ये चिंता पैदा नहीं करता? देश में हर दिन जो है सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर कोई ना कोई गड़बड़, कोई नाराजगी रहती है कि वैमनस्य फैल रहा है, भेदभाव हो रहा है, भाईचारा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मतलब प्रधानमंत्री को इतने गंभीर मुद्दे पर एड्रेस करने की जरूरत थी? नहीं एड्रेस किया। दूसरा एक चीज और इसके साथ मैं एक और जोड़ रहा हूँ, प्रधानमंत्री आज बहुत एक तरह से वो उनका वो टोन टेनर नहीं था, बड़े सकपकाए हुए थे। मतलब बीच जैसे बायोफ्यूल पे जाकर वो डाटा बताते बताते सकपका गए, घबरा गए, पता नहीं क्यों वो डाटा भूल गए थे क्या हुआ। और पहली बार उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर की बजाय जो है उन्होंने डाटा सीधे कागज से पढ़ना शुरू किया। बहुत कुछ बदला बदला नजर आया। लग रहा है कि कुछ मोदी जी इस बार कुछ दबाव में हैं। भाषण के दौरान उनका वो टोन टेनर नहीं नजर आया और बड़ी सारी चीजें वो भूल गए बताना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो आज भाषण दिया है मोदी जी ने, वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं उनका एक ओरिजिनल जो मोदी है, जो ओरिजिनल मोदी बोलते हैं, वो वाला भाषण नहीं था उनका। वो डेटा बताने में तो गड़बड़ कर ही रहे थे, वो घबराए हुए लग रहे थे और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे और उनका चेहरा भी बहुत ज़्यादा खिला हुआ नहीं था। जिस तरह से वो आते रहे हैं 15 अगस्त के उसमें, मेकअप तो उनका पूरा था और एक इस बार नई पगड़ी उन्होंने पहनी हुई थी नए तरह की, वो सारा था। लेकिन जो ओज होता है उनके चेहरे पर, जो ओज होना चाहिए था, भाषण का ओज, जो नई बातें वो कहते, वो कुछ भी सब गायब था। और ज़्यादा दूर मत जाइए, 15 अगस्त 2025 का उनका भाषण याद कीजिए, जिसमें वो बात कर रहे थे कि भारत में डेमोग्राफी बदल रही है। आप याद होगा कि और मैं डेमोग्राफी मिशन बनाने जा रहा हूँ, हम इस डेमोग्राफी को जो बदल गई है उसको ठीक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने घुसपैठिया वर्ड यूज़ किया था। ये घुसपैठिया वर्ड उन्होंने किसके लिए बोला था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक जी। जो समझदार हैं वो जानते हैं कि किसको घुसपैठिया बोला गया था। तो आज जी। 1 साल बीत चुका है। 15 अगस्त 2026 में आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप बताते अपना रिपोर्ट कार्ड कि आपने जो डेमोग्राफी मिशन बनाया था पिछले साल 2025 में 15 अगस्त को घोषित किया था, उसके तहत कितने घुसपैठिए आपने 1 साल में पकड़े हैं? कितने घुसपैठियों को आपने जेलों में भेजा है? कोई आंकड़ा नहीं है। और वो बात शायद वो भूल भी गए हैं कि हमने कोई इस तरह का मिशन घोषित किया था, डेमोग्राफी बनाने का, डेमोग्राफी मिशन, वो भूल चुके हैं। तो कहने का आशय ये है कि मोदी जी में ओरिजिनल मोदी पना अब जा चुका है। उनके भाषण मैंने गुजरात में भी सुने हैं, उनके भाषण इससे पहले पिछले 12 साल में कई बार सुने हैं। वो बात अब मोदी जी में नहीं है, वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब उन्होंने पहला वीडियो जारी किया था, जब जेन ज़ी आंदोलन शुरू शुरू हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल, रात उसमें में बहुत बहुत मीम बने हैं, तो बहुत मीम बने हैं उस उनके वीडियो को मीम लेकर। बने और मुझे पूरी उनसे हमदर्दी रही हुई मोदी जी से। उनका चेहरा ऐसे लग रहा था कि कैसे बीमार हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे कितने बीमार जी। लग रहे हैं हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। जी। तो बड़ा तरस जी। भी आया कि बेचारे इतना काम करते हैं, 18 घंटे सो भी नहीं पाते हैं और ऐसे जी। इस रूप में उनको हमारे देश के सामने आना पड़ रहा है कि रील बनाकर जो है उनको बताना पड़ रहा है कि मैं जेन ज़ी के विचारों का जी। समर्थन करता हूँ या जेन ज़ी को समझाने की कोशिश जी। कर रहा हूँ। तो मोदी जी का जो ओरिजिनल मोदी हैं वो मिसिंग है। वो इस 15 अगस्त 2026 को मिसिंग है, पूरी तरह मिसिंग है। 2025 से बहुत ही डिफर है। हालांकि 2025 में भी वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर नहीं दिखा पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोग्राफी
और घुसपैठिया जैसे वर्ड यूज किए थे, और वो किसको टारगेट थे ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार उनका टारगेट तो बड़ा वर्ग जो है वो मिस कर रहा था। मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं था, मुसलमानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हवाला नहीं था, उनके ऊपर कोई हमला नहीं था, और पाकिस्तान पर भी कोई हमला नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो मध्यम वर्ग है, जो इस देश का मिडिल क्लास है, जो उनका समर्थक भी हो सकता है, उसने इन चीज़ों को अब गंभीरता से लेना छोड़ दिया है कि यार इनके पास हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा कुछ है नहीं। तो ये इस बात को समझ गए हैं, इनके पास फीडबैक है, इनके पास अपना नेटवर्क है, आईबी का जो सूचनाएं देती रहती है कि जनता में क्या चल रहा है, और जनता ने जो फीडबैक दिया है वो इनके पास पहुंचा है। इसलिए इनकी जो स्थिति है वो खराब है, ओरिजिनल मोदी को हम मिस कर रहे हैं इसी वजह से। जी अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा और ये बहुत गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि मोदी जी ने अपने भाषण में एक जगह वापस महिला आरक्षण की बात की। अब हैरानी इस बात की है कि जो बिल आप पास करा चुके हैं, उस बिल को आप परिसीमन से क्यों क्लब करते हैं? और क्लब करके वो मतलब उन्होंने एक तरह से दोष मढ़ा विपक्ष पर कि ये महिला आरक्षण का काम होने नहीं दे रहे, महिला आरक्षण बिल पर काम नहीं होने दे रहे। इसका आपको क्या लगता है? सरकार, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे कि 13 अगस्त को ये मानसून सत्र खत्म हुआ, तो ऐसा लगा था कि सरकार डिलिमिटेशन बिल को लेकर बैकफुट पर गई है, शायद अब चर्चा ना हो। लेकिन भाषण के बीच में इस लाइन का इस्तेमाल करना क्या इस बात का संकेत है कि शीतकालीन सत्र में सरकार वापस डिलिमिटेशन बिल पर अटेम्प्ट कर सकती है? ये उनके मान सम्मान, जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, डिलिमिटेशन का बिल जो है दरअसल आरएसएस चाहता है। जो आरएसएस है वो चाहता है कि डिलिमिटेशन किया जाए, और आरएसएस की जिद को पूरा करने के लिए, या उसका जो सपना है एक देश के रूप में किस तरह देखने का, उस मुद्दे को पूरा करने के लिए डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, जिससे कि ये पूरी तरह से उन तमाम जातियों को, उन तमाम समूहों को का प्रेशर जो है वो खत्म कर देंगे। वो जो लोकसभा है, विधानसभा है, फिर से उनका गठन किया जाएगा, और जहाँ पर जिस जाति के लोग बहुसंख्या में होंगे, वो उनका एक जिसे जो प्रेशर बनता था उनका अपने जाति और समाज के लिए, वो खत्म हो जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा घाटे में जो होने जा रहे हैं वो हिंदू समुदाय की तमाम जातियां हैं, जिसमें दलित आदिवासी सबसे ज़्यादा हैं। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा डिलिमिटेशन का। मुसलमान वोट बैंक ये कहते थे, बीजेपी कहती थी, और उसको पूरी तरह से खत्म हो गया है। ना कांग्रेस ने उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया मुस्लिम वोट बैंक को, ना तरजीह दी, ना, और बीजेपी ने इस शब्द को गढ़ा कि भाई मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस कैश करती है, तो उन्होंने मुसलमानों के वोटों को का प्रेशर एक खत्म कर दिया है। इस देश में अब मुसलमानों के वोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कोई जिसे कहते हैं कि उसकी यानी वो अपने वोट से अपने विधानसभा में अपना मुस्लिम एक विधायक या सांसद भी अब चुनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। संभल जैसे जगह में अब आप देखेंगे कि शायद ही मुसलमान कभी वहाँ पे सांसद या विधायक बन सके। तो डिलिमिटेशन जो है आरएसएस का मुद्दा है, जिसको ये लाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह से मानसून सत्र में विपक्ष एकजुट रहा और उसने डिलिमिटेशन को फटकने भी नहीं दिया, इनकी हिम्मत नहीं हो सकी उसको दोबारा लाने की, तो हो सकता है कि ये जो है अगले शीत सत्र में भी, शीतकालीन सत्र में भी लाने की कोशिश करेंगे, और विपक्ष की एकजुटता के आगे इनको परास्त होना पड़ेगा। तब तक यूपी चुनाव भी आ रहा होगा या आने वाला होगा, तो तमाम चीज़ें एक साथ काम करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि यूपी चुनाव की तैयारी छोड़कर सरकार जो है परसिमन बिल को लेकर शीतकालीन सत्र में कोई व्यू रचना रचेगी। अभी जब उन्होंने पूरी टीएमसी तोड़ दिया, अभी उन्होंने शिंदे गुट के जरिए पूरे जो शिवसेना के सांसदों को तोड़ लिया, तो इसके बाद अब क्या बचा है? क्या कांग्रेस के सांसदों को तोड़ेंगे? तो राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि भाई जो बीजेपी समर्थक या आरएसएस समर्थक हैं वो चले जाएं हमें छोड़कर, हमें उनकी परवाह नहीं है। तो बहरहाल चीज़ें अभी शेप ले रही हैं, और बहुत जल्दी ये चीज़ एक हमारे सामने ठोस आकार में होगी कि सरकार का इरादा क्या है, सरकार का मकसद क्या है। लेकिन परसिमन बिल जो है वो आरएसएस का मुद्दा है, ये आरएसएस के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है, लेकिन आरएसएस का सब कुछ स्टेक पर है। वो इस जो वर्ड मोदी जी ने डेमोग्राफी मैंने अभी जिक्र किया था, बोला था 2025 में, वो भी आरएसएस के इशारे पे बोला गया शब्द है कि इस देश में जो आबादी है दूसरे समुदायों की बढ़ रही है, तो उस आबादी का
जो वजूद है या उसका प्रेशर है उसको खत्म करने के लिए ये परिसीमन लाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं और इनके पास कोई उपाय नहीं है। इन्हीं इन्हीं जुमलों के ज़रिए ये अपने जो इनके वोट बैंक है इनका अपना कट्टर लोगों का, उग्र लोगों का जो इनका वोट बैंक है, उसको ये तरह-तरह से एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी अफसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, जी। जी। तो दोस्तों आपने यूसुफ साहब को सुना और एक चीज़ उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें एलैबोरेट की कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें मोदी जी ने दिमागी नक्सल के फॉर्मेट में डाला, वो कौन लोग उनके उनके बारे में चर्चा किस तरह के लोगों के बारे में सोचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार से असहमति आपको दिमागी नक्सल बनाती है? ये बड़ा सवाल है। किस श्रेणी में कौन किस खांचे में रखा जाएगा ये कौन तय करेगा? तो ये सवाल तो मोदी जी से वापस पूछा जाना चाहिए। आप पहले वो परिभाषा तो डिफाइन करिए कि इस श्रेणी में ये दिमागी नक्सल आते हैं। देखिए, जो कहा गया है वो बहुत चिंता पैदा करता है। एक सोच, एक अप्रोच जो बीजेपी की जिद है और जिस तरह से बीजेपी अपने विरोधियों को कई तरह के हथकंडे अपनाकर जो है बिल्कुल डिसफंक्शनल करना, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिशें करती है। ये उन्हीं में से एक शब्द कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का इशारा सबको गया है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। जैन जी का जो हमने आंदोलन देखा, इसका स्टेज 2 हमें देखने को मिल सकता है, स्टेज 3 भी देखने को मिलता है। सरकार संवाद के लिए कम तैयार है, लेकिन अपनी ताकत और अपनी हिजेमनी से बात मनवाने के मूड में आज भी है। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक। यूसुफ साहब इस वक्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।